बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन का थर्ड वीडियो लेक्चर। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं और सॉल्युबिलिटी कैसे होती है और सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हेनरीज लॉ, ऐसे बहुत सारे हमने टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लॉ है, दैट इज़ रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ कवर करेंगे, जैसे कि वेपर प्रेशर। अब व्हाट इज़ मीन बाय वेपर प्रेशर, इसको समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमने लिया है एक ओपन वेसल, एक खुला कंटेनर है और उसके अंदर हमने लिक्विड लिया है। सपोज ये हमने ले लिया वाटर, और हमको पता है कि हर एक लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो इवेपोरेट होते हैं, कि वो कुछ देर के बाद में धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में उसके पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपन वेसल लिया है और इसमें लिया है हमने एक लिक्विड, और फिर कुछ टाइम के बाद में यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऊपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ भी दबाव नहीं है। तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे, लेकिन इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। अब हम सेकेंड केस लेते हैं कि अब इस जो वेसल को, इस कंटेनर को हमने बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिए तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स यहाँ पे मतलब जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो लिड होने की वजह से, जो ढक्कन है उसके ऊपर ढका हुआ है, उसकी वजह से पार्टिकल्स जो है ये ऊपर के साइड में, इसके लिड के अंदर साइड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक्यूमुलेट होने के बाद में फिर से ये दोबारा लिक्विड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कि एक बार जब लिक्विड जो पार्टिकल है वो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में जब जा रहा है, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन, है ना। और जब वो एक्यूमुलेट हो रहा है ऊपर और एक्यूमुलेट होकर ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो एक स्टेप ऐसी आएगी कि जितनी स्पीड से इवेपोरेशन होगा उतने ही स्पीड से कंडेंसेशन होगा, मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा कि जितनी स्पीड से इवेपोरेशन होना है उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन होना है। तो उस टाइम पर जो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेपर, उसी को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। Rate of evaporation and condensation become equal and equilibrium is established between liquid and vapor phase। तो क्या होगा कि rate of evaporation, rate means स्पीड, जो इवेपोरेशन की स्पीड है और कंडेंसेशन की स्पीड है वो दोनों कैसे हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है, इक्विलिब्रियम आ जा रहा है, मतलब एक बैलेंस आ रहा है। तो एट दिस स्टेज द वेपर एक्सर्ट अ कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर, और उस स्टेज पे जो वेपर्स हैं, जो भाप जो बन रही है, वो एक एक्सर्ट करता है कांस्टेंट प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी को क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर। तो आई होप आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हमको रोल्स लॉ तक के पहुंचना है। उस तक पहुंचने के पहले हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये 11th का टॉपिक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के हमारे पास वेरियस वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। उसी में से एक वे है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट किया जाता है एक्स से। एक्चुअली एक्स नहीं है, वो है एक ग्रीक लेटर, ये इस तरीके से ये है, एक्स जैसा दिखता है जो ग्रीक लेटर, जिसको कहा जाता है चाय, CHI। तो ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को, लेकिन वो बोलने में आता है
x, तो हम यहाँ पर भी हमारे जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मोल फ्रैक्शन को x से इंडिकेट करेंगे, लेकिन ओरिजिनली क्या है वो एग्जैक्टली वो है ये ग्रीक लेटर x जैसा ही दिखता है, वो है चाय। लेकिन मैक्सिमम जो बुक्स है, आप जो रेफरेंस बुक्स लोगे उसमें या फिर आप जो लेक्चर सुनते हो उसके अंदर आपको x से ही रिप्रेजेंट करना बताया गया है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। देखो बेटा क्या है यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट, अब सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं कंपल्सरी, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट तो होते ही होते हैं, तो इनमें से कोई भी कंपोनेंट ले लें, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसका मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। किसका हमने कंसिडर किया है, सॉल्यूट का किया या सॉल्वेंट का किया है, उसका रेशियो उसको डिवाइड करना है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट ले रहे हैं कि सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, अब सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन में क्या चीज़ प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन। तो इसका जो रेशो आता है वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ये चाहे हम सॉल्यूट ले लें चाहे हम सॉल्वेंट ले लें, और उसको डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर x से। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, अब एनी कंपोनेंट, number of moles of component, number of moles of component, any component may be solute, may be solvent, divided by total number of moles of all the component मतलब solute plus solvent. If N1 and N2 represent the number of moles of solvent and solute respectively, then mole fraction are given by। अब क्या करते हैं हम, ये जो number of moles है, number of moles मतलब amount of substance, तो amount of substance हम यहाँ पर consider करते हैं कि N1 जो है वो है सॉल्वेंट के लिए और N2 जो है वो है सॉल्यूट के लिए। या आप एक फिक्स कर लें अमाउंट कि N1 किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है, और N2 किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। देन मोल फ्रैक्शन आर गिवन बाय मोल फ्रैक्शन हम x से इंडिकेट कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने नंबर ऑफ मोल्स को 1 से इंडिकेट किए थे, तो मोल फ्रैक्शन को भी हम 1 से इंडिकेट करेंगे ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरीके से सॉल्यूट के लिए x2, ये हो जाएगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो अब हमारे पास फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं ये N1, किसको कंसिडर किया हमने, सॉल्वेंट को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो N1 प्लस N2, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हम 2 से इंडिकेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए x से, तो x2 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, तो N2 किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, तो आपने ये ध्यान में रखना है 1 नंबर किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और 2 नंबर सॉल्यूट के लिए। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूट के लिए। अब देखें द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, अब इसको सम करना है, प्लस करना है, x1 प्लस x2, अब ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है, तो ये दोनों को जब हम सम करते हैं तो आंसर आता है इसका 1, दोनों को प्लस करने पर आंसर मिलता है हमको 1। देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। The sum of mole fraction of solute and solvent is equal to 1। तो यहाँ से आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब इस पर से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें कि देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं हम,
उसी तरीके से हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। ये आपको ध्यान में रखना है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2 और x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। तो ये फॉर्मूलेज आप ध्यान में रखेंगे जो हम रोल्स लॉ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है? सोल्यूशन का। और सोल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है वो कैसे हैं? लिक्विड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो सोल्यूशन बना, दो कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है, दोनों भी कंपोनेंट लिक्विड है। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाय मतलब टू, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टू कंपोनेंट है ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। अब कंपोनेंट कैसे हैं? वोलेटाइल लिक्विड है। और वोलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ऐसे हम लिक्विड्स को कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऐसे हमने टू वोलेटाइल लिक्विड्स लिए हैं, एक को लेबल कर रहे हैं हम A1 और दूसरे को नाम दे रहे हैं हम A2, इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर ले लें, ये जो यहाँ ये कोई ये फर्स्ट कंटेनर दिख रहा है, इसके अंदर एक सोल्यूशन लिया है हमने, एक लिक्विड लिया है, ये है वोलेटाइल लिक्विड A1। दूसरा हमने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने वोलेटाइल लिक्विड लिया A2। When the solution is placed in a closed container, अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कंटेनर में पहले अलग अलग लिए और अलग अलग लेने के बाद में इसको क्या कर दिए, दोनों को हमने एक कर दिया और उसको क्लोज कर दिए, इस तरीके से क्लोज कर दिए, उसको बंद कर दिए। इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेज। अब आपको पता है कि हर एक लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो इवेपोरेट होंगे ही होंगे। तो इसी तरीके से ये जो सोल्यूशन बन गया, मतलब A1 और A2 दो कंपोनेंट थे, तो एक को मान लेते हैं हम सॉल्वेंट और दूसरे को मान लेते हैं हम सॉल्यूट, है ना। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये दोनों को मिला के क्या हो गया, ये सोल्यूशन बन गया। तो अब क्या होगा, इस सोल्यूशन में से, इस लिक्विड फेज में से उसी तरीके से वेपर एक्सर्ट होंगे, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि जितनी स्पीड से ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर इवेपोरेट होंगे, फिर कुछ देर के बाद में ये कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होके दोबारा से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। जैसे हमने देखा था कि जितनी स्पीड से इवेपोरेशन होगा उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन होगा। बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज, और दोनों भी कंपोनेंट वेपर फेज में ही है क्योंकि दोनों भी वोलेटाइल है। The partial pressure of the components are related to their mole fraction in the solution। अब देखो यहाँ आपको समझना है अच्छे से। देखो हमने सॉल्वेंट लिया, मतलब एक हमने लिक्विड लिया और इस लिक्विड को हमने लेबल किया A1, ठीक है। तो इस लिक्विड का मतलब लिक्विड A1 का खुद का एक वेपर प्रेशर है, A2 का अपना एक वेपर प्रेशर है, दोनों के पास में वेपर प्रेशर है। दोनों का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसके वेपर्स निकलेंगे, है ना। तो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अब देखो कि A1 का अपना एक वेपर प्रेशर है, A2 का ये अपना वेपर प्रेशर है, लेकिन जब दोनों भी लिक्विड्स मिल जाते हैं, सोल्यूशन बन जाते हैं, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर पार्शियल हो जाता है। मतलब कुछ वेपर प्रेशर A1 का होगा और कुछ वेपर प्रेशर A2 का हो गया, मतलब यहाँ पर अलग अलग हो गए। मतलब कुछ प्रेशर है A1 का, कुछ प्रेशर है A2 का। पहले क्या था कि इनके पास में अकेले खुद के ही मॉलिक्यूल्स थे, तो इनका खुद का एक वेपर प्रेशर था, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने दोनों भी लिक्विड्स को मिला दिए, सोल्यूशन बना दिए, तो क्या हुआ कि कुछ वेपर प्रेशर है A1 का और कुछ वेपर प्रेशर है A2 का। तो क्या हुआ, यहाँ पर द पार्शियल
प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, कि जो प्रेशर है वो कैसा हो गया, पार्शियल, हाफ A1 का और हाफ A2 का, आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। और वो किससे रिलेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x, और इसको डिनोट करते हैं हम, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो कि जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है, वो हम जब मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रहे हैं तो उस लॉ को कहा गया है, दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय रॉल्ड्स लॉ। अब आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा, रॉल्ड्स लॉ। अब रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, देखिए रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई सोल्यूशन है और सोल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है A1, दूसरा कंपोनेंट है A2। तो A1 का इस सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना है, A2 का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर A1 का है, मतलब पार्शियल है, पूरा वेपर प्रेशर A1 का नहीं हो सकता और पूरा वेपर प्रेशर A2 का नहीं हो सकता। मतलब आधा जो प्रेशर है, पार्शियल जो कंट्रीब्यूशन है वो A1 का भी है और आधा जो वेपर प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन है वो A2 का भी है। मतलब A1 और A2 दोनों भी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिलाकर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बना है। तो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हमको गिवन होती है, तो वो उसके स्टेटमेंट्स के साथ में हम सॉल्यूशन में से फाइंड आउट कर सकते हैं कि A1 का वेपर प्रेशर कितना है और A2 का वेपर प्रेशर कितना है। The law states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution, solution में से हम कोई भी volatile component ले ले, A1 ले ले या A2 ले ले, is equal to vapor pressure of that pure component, और वो equal होता है उस pure component के and multiplied by its mole fraction of in the solution। देखो इसकी इक्वेशन है P is the vapor pressure of solution, लेकिन कैसा, vapor pressure of any volatile component। यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट इस सोल्यूशन में, कंपोनेंट A1 भी ले सकते हैं हम, A2 भी ले सकते हैं। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट कौन सा प्योर कंपोनेंट, A1 या फिर A2 इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर A1 है तो A का मोल फ्रैक्शन होगा X, A2 है तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा X। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये है रोल्स लॉ का स्टेटमेंट कि एनी वोलाटाइल कंपोनेंट जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है विच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, किसका हम वेपर प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में A1 का या A2 का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, दैट कंपोनेंट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये आपको जो इक्वेशन है ये ध्यान में रखना है, P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू X। अब ये अप्लाई हम कहाँ करेंगे इसको आगे, कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम P1 का, मतलब ये जो A1 हमारे पास में कंपोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से हम A2 का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं आगे। सपोज दैट फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, जैसा यही हमने देखा है कि यह है कंपोनेंट A1, यह है हमारे पास कंपोनेंट A2, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे बन रहा है ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें वोलाटाइल लिक्विड्स जो है वो A1 है और A2 है। तो ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है ये सपोज A1, और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये है A2। ठीक, P1 and P2 are their partial vapor pressure, partial half of vapor pressure। मतलब जब ये A1 है, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर है, तो इनका जो वेपर प्रेशर है ये है P1 और A2 का वेपर प्रेशर है P2। एंड X1 and X2 are their mole fraction in solution। सॉल्यूशन के अंदर
इनका मोल फ्रैक्शन A1 के लिए है x1 और A2 के लिए है x2. Then according to Rolle's law, let P1 naught and P2 naught be the vapor pressure of A and B respectively. And according to Rolle's law, अब Rolle's law के according जो P1 naught and P2 naught, ये जो P1 naught मतलब जो प्योर है मतलब यहाँ पर ये हो गया प्योर P1 naught और प्योर है A2, इसके लिए वेपर प्रेशर हो गया P2 naught. बी द वेपर प्रेशर ऑफ A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली. अब देखो समझो अच्छे से, बाइनरी सॉल्यूशन है मतलब दो कंपोनेंट लिया हमने, एक है वोलेटाइल कंपोनेंट A1, दूसरा है वोलेटाइल कंपोनेंट A2. ठीक है, अब ये दोनों को मिक्स करके हमने बना दिए सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन बना दिए तो A1 का जो वेपर प्रेशर है वो हो गया P1 और A1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो हो गया x1. ये जो आपको दिख रहा है इसका एक सेट बना लेते हैं हम, ये हो गया ये एक सेट. ठीक है, फिर उसी तरीके से A2 जो सॉल्यूशन के अंदर है उसका वेपर प्रेशर है P2 और मोल फ्रैक्शन है x2, इसका हमने एक सेट बना लिया. लेकिन ओरिजिनली जब हमने सॉल्यूशन मतलब कंपोनेंट A1 लिया था तो उसका वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का P1 नॉट और A2 जब हमने प्योर लिया था उसका वेपर प्रेशर है P2 नॉट. अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ अब इसे कैसे लिखते हैं हम, इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, और रोल्स लॉ की इक्वेशन ध्यान है आपको, P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स. अब हम यही इक्वेशन को ये दोनों भी कंपोनेंट के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब वोलेटाइल लिक्विड 1 एंड वोलेटाइल लिक्विड A2 के लिए. जैसे हमने देखा कि सोल्यूशन है और सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वही रोल्स लॉ को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. दिस इज कंपोनेंट A1 एंड दिस इज कंपोनेंट A2. देन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A1 एंड A2. अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ अभी हमने देखा था रोल्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स. ये होगी रोल्स लॉ की इक्वेशन. अब ये रोल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम किसके लिए, कंपोनेंट A1 के लिए और A2 के लिए. तो फिर A1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1 और A2 के लिए हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2. यही वाली इक्वेशन को हमने A1 और A2 के लिए लिखे है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल pressure the total vapor pressure of the solution is. अब according to Dalton's law, Dalton's क्या कहते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है मतलब A1 का है P1 और A2 का है P2, तो ये दोनों मिलाकर टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का. ये कौन सा हो गया, टोटल वेपर प्रेशर. तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P2, मतलब A1 और A2 दोनों को मिला के जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. तो देयरफॉर P1 प्लस P2, तो फिर क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू मतलब टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 की जगह हम लिखेंगे P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 की जगह लिखेंगे हम P2 नॉट इंटू x2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं. सिंस x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2, ये कहाँ से आया, हमको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1. हमने मोल फ्रैक्शन में बताए थे आपको कि आपको ध्यान में रखना था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट या टू कंपोनेंट का इक्वल होता है 1 के. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2. तो वही लिखा हमने कि x1 हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x2. तो फिर आगे ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 बिकम्स x1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस x2. तो p इज इक्वल्स टू P1 नॉट, x1 की जगह लिखे हमने 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2. और सॉल्व करते हैं हम इसको आगे. P इज इक्वल्स टू, अब ये देखो क्या किया हमने, यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करें, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2
प्लस P2 नॉट X2, यहाँ पे क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये था P1 नॉट, ठीक है। फिर माइनस करके क्या किया हमने, फिर ये जो हुआ ये P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट, माइनस का साइन माइनस, फिर P1 नॉट इंटू X2, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो हम क्या करते हैं इसको, P इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस, अब ये इसको जो प्लस है उसको पहले लिखते हैं P2 नॉट इंटू X2, फिर ये जो माइनस का टर्म है, ये माइनस का टर्म हम इधर लिखते हैं, पहले प्लस लिखे बाद में माइनस लिखे, P1 नॉट, ठीक है, ये जो प्लस से लेकर इधर का जो टर्म है पहले वो लिखे हमने P2 नॉट X2, फिर माइनस का टर्म लिखे P1 नॉट X2। अब इसमें हमने ये देखा कि ये जो X2 है ये X2 कॉमन निकल रहा है, तो फिर ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और ये जो कॉमन निकल रहा है ये निकल रहा है X2, एंड कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसी को कहा जाता है रोल्स लॉ की इक्वेशन। ये कहा जाता है ये रोल्स लॉ की इक्वेशन, मतलब जहाँ पर टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है A1 एंड A2, तो P इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, दिस इज रोल्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। अब रोल्स लॉ का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रोल्स लॉ की अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं उसमें जो दो कंपोनेंट्स लिए थे हमने, वोलेटाइल कंपोनेंट्स लिए थे, वोलेटाइल जो कंपोनेंट है A1 एंड वोलेटाइल कंपोनेंट A2। अब उसके साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमने मोल फ्रैक्शन आपको बताए हैं, ये मोल फ्रैक्शन फॉर बाइनरी सोल्यूशन मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अब देखें कि एक हमने यहाँ पर एक सोल्यूशन एक कंपोनेंट लिया है दैट इज़ A1, और दूसरा कंपोनेंट लिया है वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज़ A2। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर है वेपर प्रेशर, ठीक। अब देखो कि ये जो A1 है, मतलब जो प्योर कंपोनेंट है A1, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है x1, और A2 इसका मोल फ्रैक्शन है x2। अब ये हमको दोनों भी कंपोनेंट को, वोलेटाइल कंपोनेंट को क्या करना है, एक मतलब ऐड अप करना है, दोनों जब ऐड होंगे तो ही तो बनेगा सोल्यूशन। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर के अंदर सिर्फ A1 जो कंपोनेंट है वही ऐड करते हैं, ठीक है, A1 कंपोनेंट को ही ऐड करते हैं। तो A1 कंपोनेंट को जब ऐड किए तो उसका जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस है वो है x1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये x1 है तो x1 मतलब इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमको, इसकी वैल्यू 1, और x2 की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम का आंसर 1 आना है। इट मीन्स दैट कि x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमको सिर्फ A1 ऐड करना है, A2 ऐड नहीं करना है, ठीक है। जब हम सिर्फ A1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर x1 इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है, और x2 कितना दिख रहा है, 0। तो यही कंडीशन बताया हमने कि स्टार्टिंग में हमने सिर्फ क्या ऐड करना है, A1 को ही ऐड करना है। तो A1 के लिए जो मोल फ्रैक्शन है वो है 1, और A2 के लिए अभी हमने ऐड किया ही नहीं है, जब किया नहीं है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है। जब हम एक ही कंपोनेंट ले रहे हैं, A1 ही कंपोनेंट ले रहे हैं, तो A1 का वेपर प्रेशर क्या है, P1 नॉट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू बोथ कंपोनेंट, मतलब P1 नॉट प्लस P2 नॉट, मतलब प्योर सब्सटेंस है इसलिए नॉट लिया हमने। तो ये जो P2 नॉट है ये तो 0 ही है
है ना, क्योंकि हमने A2 तो हमने ऐड किया ही नहीं है, तो A2 जब ऐड नहीं किया है तो इसका वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, 0 है। लेकिन P1 जब हम ऐड कर रहे हैं, मतलब A1 ऐड कर रहे हैं, तो A1 का वेपर प्रेशर कितना है, P1 नॉट, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है P1 नॉट। अब ये जो P1 नॉट लिखा हुआ है, तो ये जो हमने सबसे पहले अमाउंट लिया, मोल फ्रैक्शन लिया x1 का, मतलब A1 का जो हमने अमाउंट लिया है, तो वो इसका प्रेशर यहाँ पे है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ये प्रेशर है। अब हमने क्या किया कि इसमें A2 डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, A2 डालना स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही हमने A2 कंपोनेंट ऐड करना शुरू करे, तो A1 का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज होने लगा, क्योंकि A2 आ रहा है। तो धीरे 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 क्या होगा कि A1 का वेपर प्रेशर एकदम कम हो जाएगा और A2 का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब A1 का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये देखो नेगेटिव प्लॉट करेगा ये ग्राफ, ये नीचे आ गई वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू नीचे आ गई। तो जब ये इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो जाता है, मतलब पूरा जो मोल फ्रैक्शन x1 था 1 से धीरे धीरे कहाँ पे आ गया, ये 0 तक के आ गया। अब इसके अपोजिट ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किए, A2 को ऐड करे, तो A2 को ऐड करे। अब देखो जब हमको इन दोनों का सम 1 चाहिए, तो अब हमने A2 को ऐड करे, तो A2 ऐड करने पर x2 की वैल्यू 1 हो जाना चाहिए और x1 की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तभी तो इसका इक्वल 1 आएगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि x2 की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरीके से ये एक ग्राफ प्लॉट हुआ कि एक का वेपर प्रेशर, पहले हमने वेपर प्रेशर एक का पहले देखे हैं, मतलब A1 का देखे, फिर जब हम A2 डाल रहे थे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, धीरे 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 कम हो गया। तो x1 से x यहाँ पे 0 आ गया जब हमने A2 को ऐड करना शुरू करे। अब इसी से अपोजिट हम रिवर्स रिएक्शन देखते हैं कि ये जो आपको x2 बढ़ा रहे थे हम, अब हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स में x1 को बढ़ाएंगे। जब हम x1 को बढ़ाएंगे तो ये जो कंडीशन है वो हमको इस तरीके से मिलेगी, मतलब ये वाला मिलेगा। अपोजिट कर रहे हैं हम, पहले हमने क्या किए थे कि एक को कांस्टेंट रखे थे, किसको कांस्टेंट रखे थे, हमने A2 को डाले ही नहीं थे, पहले हम A1 को डालना शुरू करें। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, हम A2 को डालेंगे, A1 को डालेंगे ही नहीं, तो फिर ये जो है अपोजिट जाएगा, ये x2 की तरफ जा रहा है तो ये x1 की तरह इधर रिवर्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा P2 0। और फिर धीरे 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 ये जो है, जब हम A1 को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो A2 का जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब x1 का यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे ये भी डिक्रीज हो जाएगा, किसका, A2 का वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पर A1 का, मतलब ये जो प्योर कंपोनेंट है इसका हमको पता चल गया, ये है प्योर कंपोनेंट सेकेंड, इसका हमको वेपर प्रेशर पता चल गया। अब ये दोनों का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B A2। तो A1 एंड A2 दोनों के वेपर प्रेशर को अगर हम सम कर देते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो इस तरीके से ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखें कि जो कंडीशंस गिवन है यहाँ पर, देखें कि जो P1 नॉट वर्सेस x2, P1 नॉट वर्सेस x2, P1 नॉट वर्सेस x2, इस टाइम पर P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट, x2 इज इक्वल्स टू 0 एंड P इज इक्वल्स टू P2 नॉट एट x2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशंस रखने पर ये वैल्यूज़ मिलती है, तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे कि वैसे ही हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है, सेम फर्स्ट केस के लिए, सेकेंड केस के लिए और थर्ड केस के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। तो वो कैलकुलेशन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं फॉर P1 नॉट वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। अब जो हमने लास्ट में
जो रोल्स लॉ की इक्वेशन जो लास्ट वाली जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किए थे, वो वाली इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वो इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये वाली इक्वेशन थी रोल्स लॉ की। अब इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ x2 की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, x2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x2 अगर 0 हो गया तो 0 इंटू दिस, ये जो ब्रैकेट में है ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप जितनी भी बड़ी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी 0। तो जब ये 0 हो गया तो फिर बचा क्या, p इज इक्वल्स टू P1 नॉट, p इज इक्वल्स टू P1 नॉट। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, x2 इज इक्वल्स टू 1 ले लेना है, x2 इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन है। तो अब इसकी जगह अगर हम 1 लिखते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, p इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस ये 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर P1 नॉट ये प्लस में है, P1 नॉट ये माइनस में है, तो माइनस एंड प्लस कैंसल, देयरफॉर जो रिमेनिंग है P इज इक्वल्स टू P2 नॉट, P इज इक्वल्स टू P2 नॉट। ये मिल गया हमको इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन के लिए यहाँ पर देखो, फॉर P1 वर्सेस x1 स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आप ने देखा है उसमें अगर x1 इज इक्वल्स टू 0 और x1 इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अब ये एक वन कंपोनेंट की जो रोल्स लॉ की इक्वेशन लिखे थे हम वो वाली लिखेंगे कि P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। अब इस कंडीशन में अगर हम x1 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, x1 इज इक्वल्स टू 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा P1 नॉट इंटू 0। तो P1 नॉट इंटू 0 मतलब क्या हो गया 0, तो P1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो P1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी कंडीशन में अगर x1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, x1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो अगर x1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो 1 इंटू P1 नॉट मतलब P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट। ये आंसर मिल गया आपको। अब थर्ड कंडीशन के लिए देखो क्या कहता है कि फॉर P2 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। अब वो जो ग्राफ है उस ग्राफ में आपको इस इक्वेशन में मतलब जो A2 सेकेंड कंपोनेंट है उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब A2 के लिए जो रोल्स लॉ की इक्वेशन थी वो क्या थी, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2। अब ये वाली इक्वेशन में ये कंडीशन अप्लाई करें, x2 इज इक्वल्स टू 0। अब x2 अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू P2 नॉट, तो ये हो जाएगा 0, तो देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 0। तो P2 इज इक्वल्स टू 0 दिखाई रहा है हमको, P2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, x2 इज इक्वल्स टू 1। अब x2 अगर 1 हो गया तो 1 इंटू P2 नॉट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट, तो यही हो गया P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला जो ग्राफ हमने देखा P1 नॉट वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन, ये पूरा किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है, एक था A1 और दूसरा कंपोनेंट है A2। तो A1 और A2 ये कंपोनेंट के लिए यहाँ पर तीन ग्राफ की जो लाइंस दिखाई आपको कि एक थी P1 नॉट के लिए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी जो नेगेटिव स्लोप की तरफ, दूसरी आपके पास में एक इस तरीके से प्लॉट हो रहा था, ये था P1 नॉट के लिए, ये था P2 नॉट के लिए, और दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो ये सॉल्यूशन के लिए हो गया, मतलब ये हो गया टोटल के लिए। तो इस तरीके से ये जो तीन जो लाइंस है जो हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं, जो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो वो रोल्स लॉ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया है सॉल्यूशन के लिए, कंपोनेंट A1 और कंपोनेंट A2 के लिए।
तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, कि अब यही जो रोल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं तो वो सोल्यूशन कहलाते हैं, आइडियल सोल्यूशन। तो किस तरीके से उनकी टर्म्स कंडीशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।